हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑन एक्सपो अकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। मैं सर श्याम यादव और आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री का चैप्टर 3 रूलिंग द कंट्री साइड। ठीक है, स्टैंडर्ड 8। तो हमने हमारे लास्ट सेशन हमने ज्योग्राफी का चैप्टर खत्म किया था। हम जब हिस्ट्री की चैप्टर 2 की बात करें तो हमने चैप्टर 2 में देख लिया था कि किस तरह से जो ब्रिटिशर्स थे, ठीक है, जो ब्रिटिशर्स थे जो एज एन ट्रेडर आए थे, ठीक है, एज एन ट्रेडर आए थे, वो कैसे एज अ रूलर बन गए। ठीक है, कौन कौन सी पॉलिसी थी, सब्सिडी अलायंस पॉलिसी, डलहौसी पॉलिसी, ठीक है, और इन सारी पॉलिसी के थ्रू उन्होंने कैसे अलग रूलर्स को की किंगडम को कैप्चर किया और कैसे उन्होंने अलग अलग रूलर्स को हराया, टीपू सुल्तान को हराया, रानी झांसी को हराया, झांसी की रानी को हराया। ये सारी चीज हमने हमारे चैप्टर 2 में देख ली। इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि कैसे उन्होंने अपना एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट किया था, अपने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए थे और कैसे उन्होंने बंगाल, बिहार और उड़ीसा को कैप्चर कर लिया था आफ्टर बैटल ऑफ प्लेसी एंड बैटल ऑफ बक्सर। ये हमें पता है ना। अगर नहीं पता चल रहा ये चीजें तो वापस जाके चैप्टर 2 देखो, उसके बाद ये वीडियो देखो। ठीक है, तो अगर आपको पता है ये सारी चीजें तो चलो स्टार्ट करते हैं कि क्या हुआ जब उन्होंने बंगाल, बिहार और उड़ीसा को कैप्चर कर लिया। क्या हुआ जब उन्होंने खुद के रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, जैसे चलो तो स्टार्ट कर रहे हैं हम। ठीक है, तो जैसे टॉपिक है हमारा रूलिंग दी कंट्री साइड। ठीक है, चैप्टर 2 में हमने देखा कि कैसे उनका जो इफेक्ट था वो मेन किंगडम में था, है ना, रूलर्स के ऊपर था। पर आज हम उनका इफेक्ट यानी कि ब्रिटिशर्स के रूल का इफेक्ट कंट्री साइड पे देखेंगे। कंट्री साइड का मतलब क्या होता है? कंट्री साइड का मतलब होता है बेसिकली विलेज एरिया। ठीक है, रूरल एरियाज में, विलेज में। ठीक है, कंट्री साइड यानी विलेज एरिया, रूरल एरियाज में, गांव वाले एरिया में क्या इफेक्ट पड़ा ब्रिटिश रूल का, ये हम हमारे इस चैप्टर में देखने वाले हैं। ठीक है, और उन्होंने कौन कौन सी पॉलिसीज बनाई थी, क्या उन लोगों को फायदा हुआ या नुकसान ही हुआ था। ठीक है, उन लोगों को यानी फार्मर्स को। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ग्रांट ऑफ दीवानी। ठीक है, यहाँ पे वो दीवानी मस्तानी वाली दीवानी नहीं है। यहाँ दीवानी का मतलब होता है टैक्स। क्या होता है? दीवानी का मतलब होता है यहाँ पर टैक्स। ठीक है, दीवानी मतलब टैक्स, वो मस्तानी वाली दीवानी नहीं है। ठीक है, दीवानी का मतलब होता है टैक्स। ग्रांट यानी देना। हमें पता है कि बैटल ऑफ प्लेसी एंड बैटल ऑफ बक्सर के बाद बिहार, उड़ीसा और बंगाल को ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैप्चर कर लिया था। ठीक है, जिसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवान बना दिया गया, दीवान ऑफ बंगाल बना दिया गया। कब? 12 अगस्त 1765। दीवान मीन्स द पर्सन हु कलेक्ट्स टैक्स। ठीक है, बेसिकली द पर्सन हु कलेक्ट टैक्स इज नोन एज दीवान। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवान बना दिया गया। कहां का? बंगाल। कब बनाया गया? 12 अगस्त 1765। किसने बनाया था? शाह आलम टू, जो उस टाइम का मुगल एम्परर था। ठीक है, किसने बनाया था? शाह आलम टू ने, जो उस टाइम का मुगल एम्परर था। ठीक है, तो दीवान बना दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी टैक्स कलेक्शन का काम होगा वो कौन देखेगा? वो ईस्ट इंडिया कंपनी देखेगी। ठीक है, जिसके बाद कंपनी बिकम द चीफ, ठीक है, चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ टेरिटरी ऑफ बंगाल। यानी कि पूरे बंगाल के एरिया में जो फाइनेंशियल प्रोसेस है, टैक्स कलेक्शन का काम है, वो अब कौन देख रहा था? वो ईस्ट इंडिया कंपनी देखने वाली थी। कंपनी ऑफिशियल यानी कंपनी के जो ऑफिसर होते थे उनको एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आ गई थी। ठीक है, क्या? कि अगर उन्हें अपने इंडिया में अपनी क्या कहते कंपनियां बहुत ज्यादा फैलानी है, बहुत ज्यादा प्रॉफिट करना है, तो उन्हें ये जो टैक्स चीज है वो काफी अच्छे से करना पड़ेगा, काफी ज्यादा टैक्स वसूल करना पड़ेगा। तो जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा उतना ज्यादा वो अपनी कंपनी को डेवलप कर पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने एक और चीज सोची थी कि यहाँ जो कंपनी, जो कंट्री साइड है ना, कंट्री साइड यानी जो विलेज के जो पीपल है वो बेसिकली अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए बहुत ज्यादा जाने जाते हैं। ठीक है, किसके लिए जाने जाते हैं? सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए जाने जाते हैं। और वहां के जो लोग हैं वो ऑलरेडी उनके पास में जो लोग रूल करते हैं उनकी ऑथोरिटी और प्रेस्टीज को बहुत ज्यादा मानते हैं। ठीक है, यानी मान लो कि मतलब उनके जो सरपंच है या उस गांव का जो लीडर है उसको बहुत ज्यादा मानते हैं। तो इनका कहना ये था कि भाई हम कुछ भी हो हम उन पर्सन को परेशान नहीं करेंगे। ठीक है, वी विल नॉट एनॉय यानी कि हम उन पर्सन को परेशान नहीं करेंगे। ऐसी ऐसी पॉलिसीज बनाएंगे कि उन बड़े पर्सन को कुछ ना हो, भले फार्मर्स को कुछ भी हो जाए, सो दैट हम उस पर्सन को अपने साथ ले सकें। ठीक है, और जितना चाहे उतना टैक्स वसूल कर सके। किनसे? फार्मर्स।
ठीक है, यहाँ पर ये फार्मर है, ये पीसेंट है। ठीक है, ड्राइंग में मत जाओ तो समझो। ठीक है, ये इस बड़े लीडर को परेशान नहीं कर रहे थे। ठीक है, ऐसी पॉलिसीज नहीं बनाना कि जिससे ये लीडर गुस्सा हो जाए। क्यों? अगर ये लीडर गुस्सा हो गया तो ये लोग भी अपोज करेंगे। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स ऐसी पॉलिसी बनाते थे जिससे इनको प्रॉफिट हो, ठीक है, और इनको भी, ब्रिटिशर्स को भी प्रॉफिट हो, बट पीसेंट्स को प्रॉफिट ना हो। ठीक है, और इसी चीज का फायदा उठा के बेचारे फार्मर्स जो थे वो बहुत ज्यादा पिस जाते थे ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज के अंडर। ठीक है, तो क्या हमेशा पॉलिसी जो थी वो फार्मर्स के खिलाफ बनाई गई थी? क्या हमेशा जो लीडर्स थे वो किसी ने अपोज नहीं किया? ऐसा अगर किया नहीं तो क्यों नहीं किया? कितने सारे क्वेश्चंस आते हैं तुम्हारे दिमाग में। चलो, और मेरा काम है जवाब देना, तो मैं जवाब देता हूँ। ये चीज आपको पता चली कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कब दीवानी राइट्स दिए थे? दीवानी राइट्स, ठीक है, यानी टैक्स के राइट्स 12 अगस्त 1765। अच्छा, ये राइट्स दिए कि किसको गए थे? अब बैटल ऑफ प्लेसी एंड बक्सर किसने जीती थी? रॉबर्ट क्लाइव ने जीती थी। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव ने जीती थी। तो रॉबर्ट क्लाइव को परमिशन दी थी। किसने दी थी भाई? शाह आलम II ने। यहाँ पर आप देख सकते हो ये शाह आलम II है और ये रॉबर्ट क्लाइव है जो परमिशन, ये वो परमिशन है, ठीक है, जो दीवानी की दे रहे हैं। ठीक है, कौन? शाह आलम II, रॉबर्ट क्लाइव, और ये उनका दरबार है। ठीक है, अब बाकी सारे सबके बारे में पूछना, बाकी सबके बारे में नहीं पता, तो आजू बाजू वाले लोग होंगे। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, पर व्हाट डू यू मीन बाय दीवानी राइट्स? ठीक है, दीवानी राइट्स का मतलब क्या होता है? व्हाट वाज दीवानी राइट? दीवानी राइट्स क्या थे और क्या था ड्यूअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी सारे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं। जैसे मैंने बताया कि दीवानी का मतलब होता है टैक्स, एंड दीवान इज द पर्सन हु कलेक्ट द टैक्स। दीवानी राइट्स मींस, ठीक है, काटो नहीं है, दीवानी राइट्स, ठीक है, दीवानी राइट्स इज द लाइसेंस, इज द रेवेन्यू लाइसेंस इशूड टू ब्रिटिश। ठीक है, ब्रिटिशर्स को ये लाइसेंस दिया गया था। किसने दिया था? शाह आलम ने। ठीक है, जो उस टाइम के मुगल एम्परर थे, अभी हमने बताया। ठीक है, कब दिया गया था? 1765। इस लाइसेंस के हिसाब से ब्रिटिश को ये राइट है, अधिकार है कि वो रेवेन्यू कलेक्ट करें। कहां से? बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। ठीक है, पहले ये पूरे बंगाल में ये तीनों स्टेट मर्ज थे। ठीक है, बंगाल, बिहार, बीबीओ। ठीक है, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। ठीक है, और वो जब चाहे इस टैक्स को इंक्रीज भी कर सकते थे अपनी इच्छा के हिसाब से। ठीक है, तो ये क्या था? ये वो दीवानी राइट्स है जो किसने दिए थे? शाह आलम ने। किसको दिया था? ब्रिटिशर्स को दिया था कि वो जब चाहे उस टैक्स को बढ़ा सकते हैं, ठीक है, और कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक, पता चला दीवानी राइट्स क्या थे। सेकंड आता है व्हाट डू यू मीन ड्यूअल सिस्टम? ड्यूअल यानी टू होता है ना। ड्यूअल सिस्टम ऑफ बंगाल किसने इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था? तो हमेशा याद रखना, ड्यूअल सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, किसने? रॉबर्ट क्लाइव और क्लाइव दोनों कुछ भी प्रोनाउंस करते हैं। इस सिस्टम के हिसाब से क्या था? इस सिस्टम के हिसाब से ऐसा था कि ये पूरा सिस्टम जो था ब्रिटिशर्स के लिए एडवांटेजेस था। दे हैड पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस। दे हैड पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब उनके पास पावर था बट उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए थी। ठीक है, हमें पता है कि ब्रिटिशर्स यहाँ प्रॉफिट कमाने के लिए आए थे, तो वो कोई काम नहीं करना चाह रहे थे। इसलिए जो भी जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना, जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन करना था स्टेट का, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना, कुछ डेवलप करना, ठीक है, लोगों का ध्यान रखना वगैरह वगैरह, ये सारे काम किसको दे दिए थे? नवाब को और उनके ऑफिशियल्स को, यानी मुगल एम्परर को। और लैंड और टैक्स कलेक्शन का काम कौन करते थे? ब्रिटिशर्स। ठीक है, यानी दोनों तरफ से पावर है इनके पास। टैक्स इनको कलेक्ट करना है, काम इनको करना नहीं है। काम कौन करेगा? काम करेगा नवाब, मुगल एम्परर। और पैसा कौन कलेक्ट करेगा? तो ब्रिटिशर्स। ठीक है, ये क्या था? ये था ड्यूअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें ब्रिटिशर्स टैक्स कलेक्ट करेंगे बट वो रूल्स एंड रेगुलेशंस या वहां के लोगों को का ध्यान रखेंगे नहीं। वो ध्यान रखने का काम या उनकी प्रोटेक्शन का काम, वहां के लोगों की प्रोटेक्शन का काम किसका था? मुगल एम्परर का था। ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करने वाली है? ब्रिटिश गवर्नमेंट खाली टैक्स कलेक्ट करेगी। क्या कलेक्ट करेगी? टैक्स कलेक्ट करेगी। और ये था हमारा ड्यूअल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम फॉर दीवानी राइट्स। होप सो पता चला होगा आपको, वरना बाद में आप मुझसे डाउट्स भी पूछ सकते हैं। ठीक है, दीवानी राइट्स मतलब वो टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। ड्यूअल एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट खाली टैक्स कलेक्ट करेगी, बाकी एडमिनिस्ट्रेशन वो करेगी नहीं। एडमिनिस्ट्रेशन
यानी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना, लोगों का ध्यान रखना और बाकी सारी चीजें करना, वो कौन करेगा? वो करेगा नवाब। यानी मेहनत करे नवाब, फल खाए जनाब। जनाब यानी कि ब्रिटिशर्स। अच्छा बोला मैंने, आगे। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या थी? इनिशियली तो कंपनी को ये चीज अच्छी लग रही थी, ठीक है, कंपनी खाली इंटरेस्टेड थी पैसा कमाने में, रेवेन्यूज कलेक्ट करने में, ठीक है, सो दैट वो अपनी ट्रेड, अपने बिजनेस को और बाकी सारे खर्चे, एक्सपेंसेस को फुलफिल कर सके, ठीक है। But the company was not interested in setting up any regular system of assessment and collection, ठीक है, उनको बस अपना टैक्स कलेक्ट करना था, ठीक है, उन्हें कोई परवाह नहीं थी कि इसमें कोई सिस्टम हो ना हो, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन उन्हें बनाना नहीं था। जैसे हमने देखा ड्यूल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में, है ना, उन्हें कोई काम नहीं करना था, उन्हें खाली पैसा कमाना था, टैक्स कलेक्ट करना था, ठीक है। द रेवेन्यू वाज इनफ, ठीक है, और उन्होंने इतना टैक्स बढ़ा दिया था कि जितनी 5 साल में, है ना, विद इन 5 years उन्होंने जितना पैसा खर्च किया था इंडिया में, उससे बहुत ज्यादा कमा लिया। कहा जाता है कि मतलब ऐसा कोई डेटा दिया था किसी में कि एक साल में इन्होंने 5 करोड़ से भी ज्यादा या 500 करोड़ से भी ज्यादा बंगाल से पैसा कमाया था उस टाइम, एक साल में। तो सोचो इतने साल तक उन्होंने कितना पैसा लेके गए होंगे इंडिया से, बहुत सारा, ठीक है। तो कंपनी को भाई मेहनत नहीं करनी थी, रूल्स एंड रेगुलेशन तो बनाने का काम उन्होंने नवाब को दे दिया था, और उनका काम था खाली रेवेन्यू कलेक्ट करना और अपने पैसे को डबल करना, ठीक है, कंपनी का प्रॉफिट करवाना, ठीक। ग्रोथ ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर कॉमन पीपल, बट ये मजा किसके लिए था? ब्रिटिशर्स के लिए। बाकी सब के लिए सजा हो रही थी, बाकी सबको प्रॉब्लम हो रही थी, बाकी सब यानी मेरे जैसे गरीब लोग, ठीक है। अब हुआ क्या कि क्योंकि ब्रिटिशर्स अपने हिसाब से पूरा बहुत ज्यादा टैक्स बढ़ा रहे थे, खुद को प्रॉफिट कर रहे थे, जिसकी वजह से वहां के लोगों की, बंगाल की इकोनॉमी फेसिंग डीप क्राइसिस, यानी बंगाल की इकोनॉमी जो थी वो बहुत खराब होगी, बहुत वीक होगी, लोगों के पास पैसे नहीं रहे, ठीक है। आर्टिशंस, वहां के जो आर्टिशंस थे उनको जबरदस्ती अपने सामान को कम दामों में बेचने के लिए कहा जाता था कंपनी को, अगर वो नहीं करते थे तो उन्हें मारा जाता था, जिसकी वजह से बंगाल के कई सारे जो डेजर्टिंग देयर विलेजेस, यानी वहां के जो आर्टिशन थे वो बंगाल को छोड़ के चले गए, ठीक है। और जो थे उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो वापस कुछ कर सके, क्यों? क्योंकि वो मेहनत करके सारी चीजें बनाते तो थे, बट उनको कम पैसों पे जबरदस्ती किसे बेचना पड़ता था? ब्रिटिशर्स को, और वो ऐसा नहीं करते थे तो उन्हें मारा जाता था, ठीक है। जिसकी वजह से बंगाल के लोगों के पास धीरे धीरे पैसा बहुत कम होने लगा, ठीक है। डीप क्राइसिस, इकोनॉमी यानी पैसा नहीं था, कम हो गया, क्यों? क्योंकि भाई ब्रिटिशर्स तो सस्ते दामों में ले रहे थे और चीजें बनाने के लिए महंगे सामान दे रहे थे। इसके अलावा जो पीजेंट्स थे, पीजेंट्स यानी फार्मर जो थे, आर वर नॉट एबल टू पे द ड्यूज, यानी कि वो जो उनका कर्ज था, जो उन्होंने पैसे उधार लिए थे एग्रीकल्चर करने के लिए, वो भी वो पे नहीं कर पा रहे थे, क्यों? क्योंकि उनका सामान सस्ते दामों में लिया जा रहा था, जबरदस्ती लिया जा रहा था, ठीक है। अब क्योंकि पैसा रहा नहीं लोगों के पास, जिसकी वजह से प्रोडक्शन ऑफ आर्टिशन डिक्लाइन, लोगों ने बनाना बंद कर दिया, पैसे ही नहीं थे। तो फार्म प्रोडक्शन, फार्मर के पास, पीजेंट्स के पास पैसे नहीं थे तो प्रोडक्शन भी कम हो गया, डिक्लाइन हो गया। एक ऐसा टाइम आ गया कि लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं रहा, और 1770 में एक बहुत बड़ी भूखमरी बंगाल में हुई। भूखमरी यानी लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था, फेमाइन जिसे हम कहते हैं, ठीक है। जब लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं होता, भूख से लोग मर रहे होते। माना जाता है कि 10 मिलियन लोग मरे थे उस टाइम। कितने? 10 मिलियन, जो बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। और किसी को पड़ी नहीं थी इस चीज की, ठीक है। वहां के नवाब अपने चीज में व्यस्त थे और ब्रिटिशर्स को तो फायदा ही हो रहा था। ये कुछ पिक्चर है उस टाइम की, एक ड्राइंग बनाई है, बट रियल पिक्चर जो है वो इससे ज्यादा टेरिबल है। बहुत 10 मिलियन मतलब 10 lakhs, 10 मिलियन मतलब 100 lakhs, सॉरी, बहुत लोग मरे थे। देख लो कितने कमजोर हो गए, लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं थे, कुछ नहीं था खाने के लिए, सारा तो उन्होंने ब्रिटिश ने ले लिया था। तो अब हुआ क्या कि इस तरह से अगर इस तरह से जाते तो पूरा बंगाल, बिहार, उड़ीसा खत्म हो जाता, तो फिर ब्रिटिशर्स अपना काम किससे करवाते? ठीक है, राजा तो जब इंसान ही नहीं रहेंगे तो फिर राजा किस काम के? तो ब्रिटिशर्स ने फिर कुछ पॉलिसीज बनाई, ठीक है, जिससे उन्होंने गरीब इन पीजेंट्स का ध्यान रखा और आगे जाके भूखमरी जैसी चीज ना हो और उनको मजदूर मिलते रहे बेसिकली, ठीक है। तो उन्होंने लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज बनाई, परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवारी सेटलमेंट एंड महलवारी सेटलमेंट, ठीक है। ये 3 पॉलिसीज बनाई थी। हम धीरे धीरे इन तीनों पॉलिसीज के बारे में देखेंगे, ठीक है।
पहला आता है परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। ठीक है, क्या आता है? परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, जो किसने बनाया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये वो पर्सन थे जिसने परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, कंपनी को कुछ स्टेप्स लेने थे एग्रीकल्चर को इंप्रूव करने के लिए, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट करने के लिए लैंड में। बिकॉज अगर ऐसे फार्मर मर जाएंगे तो उनके पास कुछ रहेगा ही नहीं इंडिया में कमाने के लिए, ठीक है, ना राजा के पास कुछ रहेगा, जिसके लिए उनको ये पॉलिसी बनानी पड़ी। ये पॉलिसीज लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बनाई थी कब? 1793 में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस द राजास एंड तालुकदार्स, ठीक है, वो रिकॉग्नाइज एज जमींदार। ठीक है, जो वहां के राजा थे, ठीक है, या पर्टिकुलर गांव के जो हेड थे, उनको किस नाम से बुलाया जाएगा? जमींदारों के नाम से बुलाया जाएगा। वर गिवन, और उनको काम दिया गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन फ्रॉम द पीजेंट्स। यानी कि इन जमींदार का काम क्या था कि पीजेंट्स यानी फार्मर से रेवेन्यू टैक्स कलेक्ट करना। ठीक है, पता चला परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम जो 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इंट्रोड्यूस किया था, उसकी पहला पॉइंट था कि जो राजा थे, ठीक है, जो राजा थे या जो तालुकदार थे या पर्टिकुलर गांव के जो हेड थे, उनको जमींदार के नाम से बुलाया जाएगा और उनका काम क्या होगा? रेवेन्यू कलेक्शन करना पीजेंट से, पीजेंट यानी फार्मर। एंड द अमाउंट टू बी पेड वाज फिक्स्ड। ठीक है, जो टैक्स जो भरा जाएगा वो फिक्स्ड होगा, यानी उसको तुम बढ़ा नहीं सकते, ना जमींदार बढ़ा सकते ना ब्रिटिशर बढ़ा सकते। और क्योंकि अमाउंट फिक्स था इसलिए परमानेंट था, और इसलिए इसका नाम रखा गया परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। ठीक है, मतलब अगर ब्रिटिशर ने डिसाइड किया कि भाई जितना तुम्हारा प्रोडक्शन है उसका 50% तुम्हें देना है, यानी मतलब अगर तुम्हारा 10 रुपीज तुम कमा रहे हो, ठीक है, यानी मान लो 50% देना है तुम्हें, ठीक है, ऐसा दे दिया। या अगर सिंपल वे में बोला जाए तो ये देखो कि आपको 4 रुपीज पे करना है। कितना पे करना है? 4 रुपीज। ठीक है, चाहे फिर आप 10 रुपीज कमाओ ईयरली, 20 रुपीज कमाओ ईयरली, और 30 रुपीज कमाओ ईयरली, या 2 रुपीज कमाओ। ठीक है, 2 रुपए कमाओ, 10 रुपए कमाओ, 30 रुपए कमाओ, कितने रुपए भी कमाओ, आपको 4 रुपीज जो है वो फिक्स्ड है, इतना आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, और क्योंकि ये रुपीज जो था, जो टैक्स था वो फिक्स था, इसलिए उसको हम परमानेंट सेटलमेंट कहते हैं। ठीक है, पता चला, ये फिक्स था है ना टैक्स, इसलिए इसको हम परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम कहते हैं। तो ये पहले दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे किसके? परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम के। पहला जो था वो जमींदार वाला था, एंड दूसरा अमाउंट था। और क्या था? और था the company officials felt that it would ensure a regular flow of revenue. कंपनी ऑफिशियल्स यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को लगा कि इस तरीके से पीजेंट्स को भी अपना पैसा मिलता रहेगा, राजा को भी मिलता रहेगा, और हम ब्रिटिशर्स को भी पैसा मिलता रहेगा, और फिर फेमाइन जैसी बड़ी प्रॉब्लम आएगी नहीं। ठीक है, इसके अलावा उनको ऐसा भी लगा कि इस तरह से जमींदार जो है, वो जो राजा है, वो अपने पैसा इन्वेस्ट करेंगे लैंड को इंप्रूव करने में, है ना, पीजेंट्स की हेल्प करेंगे। कौन? ये राजा लोग। ठीक है, क्योंकि उन्हें पैसा मिल रहा है। ठीक, जिससे जमींदार तो बेनिफिट करेंगे, ठीक है, जब उनको ज्यादा प्रोडक्शन हो। ठीक है, अब इसमें क्या था? जमींदार्स वुड बेनिफिट फ्रॉम इंक्रीज प्रोडक्शन बिकॉज रेवेन्यू डिमांड वुड नॉट बी इंक्रीज्ड। अब होता क्या था कि जमींदारों को तो 4 रुपए देने थे, ठीक है, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं ब्रिटिशर्स को, ठीक है, बट फार्मर कभी किसी साल में 10 रुपए कमाता था, किसी साल 20 रुपए कमाता था, मतलब जस्ट एग्जांपल। तो तब जमींदार जो थे वो इनसे ज्यादा टैक्स वसूल करते थे, इतना ज्यादा वसूल कर लेते थे। पर ये ब्रिटिशर्स को कितना देते थे? ब्रिटिशर्स को खाली 4 रुपए देते थे। तो इससे ब्रिटिशर्स का कोई नुकसान नहीं हो रहा, जमींदार का बहुत फायदा हो रहा है, बट प्रॉब्लम किनको हो रही है? पीजेंट्स यानी फार्मर को हो रही है। ठीक है, पता चला। तो अब जो ब्रिटिश ऑफिसर ने ऐसा सोचा था कि जो राजा होंगे वो अपनी प्रजा की हेल्प करेंगे, ठीक है, और जो उनको प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट से वो किसको हेल्प करेंगे? अपने पीजेंट्स, अपने फार्मर को हेल्प करेंगे। बट ऐसा हुआ नहीं।
प्रॉब्लम आ गई। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आ गई, ये भाई लोगों को लालच हो गया, ठीक है, जमींदारों को लालच हो गया, ठीक है। रेवेन्यू को फिक्स किया गया था, है ना, एट सच अ हाई लेवल दैट जमींदार फाउंड इट डिफिकल्ट टू पे। जो टैक्स पे किया गया था वो काफी ज्यादा हाई था, जिसकी वजह से जमींदारों को बहुत मुश्किल होती थी उस टैक्स को पे करने में, ठीक है। और अगर कोई जमींदार फेल उस चीज को नहीं पे करता था तो उससे उसकी जमींदारी छीन ली जाती थी। जमींदारी मतलब जितना एरिया उसको दिया गया है लैंड टैक्स कलेक्ट करने के लिए, वो उससे छीन लिया जाता था, ठीक है। और इसलिए कोई भी जमींदार जो था वो इन्वेस्ट नहीं कर रहा था किसी भी लैंड को इम्प्रूव करने के लिए या फार्मर्स की हेल्प करने के लिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनको अपनी जमींदारी खोने से परेशानी थी। वो डर रहे थे कि भाई अगर मेरे पास पैसे नहीं हुए तो मैं मेरी जमीन खो दूंगा, ठीक है। तो क्यों मैं अपना पैसा जो है, जो मैं प्रॉफिट कमा रहा हूँ, वो इन फार्मर्स के ऊपर वेस्ट करूं, ठीक है। बट द सिचुएशन चेंज हुई और फर्स्ट डिकेड यानी पहले 10 साल 19th सेंचुरी के जो था, प्राइस काफी ज्यादा बढ़ा और काफी ज्यादा कल्टीवेशन हुआ, जिससे फार्मर्स को और जमींदारों को काफी ज्यादा पैसा मिला, ठीक है। द इनकम ऑफ जमींदार इंक्रीज्ड बट इट डिड नॉट रिजल्ट इन एनी गेन फॉर द कंपनी बिकॉज ऑफ फिक्स्ड रेवेन्यू डिमांड, ठीक है। अब हुआ क्या कि स्टार्टिंग के 10 इयर्स में बहुत ज्यादा कल्टीवेशन हुआ, फार्मर्स ने खूब अच्छी खेती की, जमींदार को भी काफी ज्यादा टैक्स मतलब रेवेन्यू मिल गया, बट उससे ब्रिटिशर्स को कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने तो भाई 4 रुपए का टैक्स फिक्स कर दिया था, ठीक है। ये 4 रुपए जो है ये मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, एक्चुअली में टैक्स काफी ज्यादा था, ठीक है। तो 4 रुपए टैक्स कर रखा था, पर यहाँ तो ये भाई 10-10 रुपए कमा रहे थे, ये भी 9-8 रुपए कमा रहे थे, पर इनको यहाँ पे 4 रुपए देना पड़ रहा था। तो ब्रिटिशर्स को गुस्सा आ गया कि यार ऐसे कैसे चलेगा, ये लोग तो खूब कमाएंगे तो हमें तो लॉस हो रहा है, ठीक है। तो ब्रिटिश को ये चीज अच्छी नहीं लगी कि भाई हमसे ज्यादा ये जमींदार कमा रहे हैं और हम लॉस में जा रहे हैं। लॉस नहीं हो रहा था, बट लालच बहुत बुरी बला है, ठीक है। तो ब्रिटिश को इसमें गुस्सा आने लगा। इसके अलावा दूसरी जो प्रॉब्लम थी वो ये थी, जमींदार प्रेफर्ड टू अर्न एज मच प्रॉफिट एज दे कुड एंड सेल्डम बॉदर्ड अबाउट इन्वेस्टिंग इन लैंड। इसके अलावा जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि जमींदार जो थे उनको इतना प्रॉफिट हो रहा था, फिर भी वो फार्मर्स के बारे में नहीं सोच रहे थे। वो मानते थे कि जितना हो सके उतना प्रॉफिट कमा लो, उतना पैसा कमा लो, ठीक है। फार्मर्स के पीछे फालतू में इन्वेस्ट नहीं करना, उनकी फालतू में हेल्प नहीं करनी। दे वर जस्ट हैप्पी टू लीज आउट द लैंड टू द टेनेंट्स, ठीक है। टेनेंट्स यानी कि किराएदार, ठीक है। वो उन पीजेंट से भी कभी कभार वो क्या कहते हैं अपना लैंड छीन लेते थे और दूसरे किराएदार को दे देते थे, है ना, किराए पे वो लैंड को टिल्ट करने के लिए, ठीक है। द सिस्टम वॉज एक्सट्रीमली ऑप्रेसिव फॉर द कल्टिवेटर। ऑप्रेसिव मतलब बहुत बुरा था कल्टिवेटर्स के लिए, यानी कि फार्मर्स के लिए। क्यों? क्यों भाई, ब्रिटिशर्स ने तो हाई टैक्स फिक्स कर दिया, जमींदार जितना चाहे उतना ले रहे थे, बेचारे फार्मर क्या करते? फार्मर सबसे ज्यादा परेशानी में थे इस सिस्टम के थ्रू। ही हैड टू पे हाई रेंट टू द जमींदार। जमींदार उनसे बहुत ज्यादा रेंट वसूल करते थे, किराया वसूल करते थे। इसके अलावा देयर वाज नो सिक्योरिटी ऑफ हिज राइट ऑन लैंड। इतना सारा पैसा देने के बाद भी ऐसा कोई रूल नहीं था कि जमींदार उनसे जमीन नहीं ले सकता। जब चाहे जमींदार अपनी जमीन उनसे ले सकता था और पैसे ही वापस नहीं करते थे। इसके अलावा कल्टीवेटर जो फार्मर थे उन्हें हमेशा बहुत टाइम लोन लेना पड़ता था, ठीक है, मनी लेंडर से, ठीक है, टू पे रेंट ना। जमींदार का रेंट पे करने के लिए उन्हें मनी लेंडर से पैसे उधार लेने पड़ते थे, ठीक है। और उस रेंट को पूरा करने के लिए उन्हें कल्टीवेशन करना पड़ता था। कल्टीवेशन से पैसे आते नहीं थे और जिसकी वजह से वो पे नहीं कर पाते थे और जो जमींदार था उनसे उनका जमीन छीन लेता था। और इस तरह से हमारे जो फार्मर थे वो बर्बाद हो रहे थे। फेमाइन तो उन्होंने झेली, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम भी वो झेल रहे थे। परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम में जहां पर फायदा किसको हो रहा था? बहुत ज्यादा जमींदार को हो रहा था। नुकसान किसको हो रहा था? फार्मर को। ब्रिटिशर्स तो फिक्स थे, उनको तो पैसा आ ही रहा था, बस उनको बहुत ज्यादा नहीं आ रहा था। जितना ज्यादा हो रहा था वो किसको आ रहा था? जमींदार को। लॉस किसको हो रहा था? कल्टीवेटर, पीजेंट्स, फार्मर को सबसे ज्यादा लॉस हो रहा था। फार्मर परेशान, उनसे जमीन छीन ली जा रही थी, पैसा ज्यादा लिया जा रहा था, मनी लेंडर
अल्टी मनी लेंडर, जमींदार, ब्रिटिशर्स तीनों मिलकर फार्मर का खून चूस रहे थे और फार्मर्स परेशान थे वापस से। बट अब परेशानी तो ये प्रॉब्लम थी किसकी, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम की। कि सिस्टम तो अच्छा था, ब्रिटिशर्स ने अच्छा ही सोचा था, पर ब्रिटिशर्स को एक चीज खड़क रही थी कि यार ये लोग इतना प्रॉफिट कमा रहे हैं, हमारा प्रॉफिट इंक्रीज नहीं हो रहा। ठीक है, तो इस समय उनको फार्मर की पड़ी नहीं कि भाई फार्मर को भी प्रॉब्लम हो रही है ना, हमारा प्रॉफिट नहीं अर्न हो रहा ना। तो उन्होंने क्या सोचा कि भाई इस चीज को तो हमें चेंज करना पड़ेगा। तो उन्होंने फिर नए सिस्टम बनाए। और नए सिस्टम क्या थे, क्या वो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम से अच्छे थे या उससे ज्यादा खराब, क्या उससे फार्मर को बेनिफिट हुआ या इसी की तरह उसमें भी फार्मर बेचारे परेशान रहे। ये सारी चीज हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, और ये आपका होमवर्क 4 क्वेश्चंस हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं। अगर ये आपने पूरा वीडियो अच्छे से देखा है तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, और नहीं आता तो एक बार वापस देख लेना पूरा वीडियो। ठीक है, आगे हम पार्ट 2 में हमारा इसकी आगे वाली पॉलिसीज कंटिन्यू करेंगे। टिल देन कीप स्टडीइंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू।